रेलगाड़ी। इंडिया न्यूज पर लगातार हम बात कर रहे हैं अब से कुछ देर बाद पेश होने वाले रेलवे बजट की आखिरकार इस बार क्या होगा खास। जी, तो खाने पीने की बात हम करने वाले हैं, सुविधाओं की बात हम करने वाले हैं, रेलवे में रोजगार की बात हम करने वाले हैं। आखिरकार जब हम लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करते हैं तो आखिरकार हमें किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। अमन साहब, लंबी दूरी की ट्रेनों में रोटी मैसर होती है क्या? इस समय जो है, जो हालत है, जो सर्विसेज की है, बहुत पुअर है। बाहर के देशों में उन्होंने एक कैबिन बीच में एक कोच लगा रखा है जो दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस पे होता है। वहां पे आके जो पैसेंजर्स हैं अपना आके खाना खा सकते हैं। अभी तक वो चीज हिंदुस्तान में पूरी तरीके से लागू नहीं की गई है। आदमी लेके आता है खाना, वो आएगा नहीं आएगा, चाहे प्राइवेटाइज कर दीजिए चाहे सरकार के अंदर रखें, वो चीज होना जरूरी है। खाने की क्वालिटी का भी असर पड़ेगा। जैसे ही वो ट्रैवल करेगा उसमें गंदगी भी आएगी। अगर एक कोच, जो जैसे बाकी लोगों ने किया हुआ है, अगर एक कोच बीच में बिल्कुल सेंटर में लगाया दिया जाए, उससे खाने की क्वालिटी, खाने की जो सुविधा है, उसमें अच्छा नियंत्रण और प्रोग्रेस की जा सकती है। जी, प्रोग्रेस की जा सकती है। मैंने कुछ एक लोगों को कहते हुए सुना है कि रेलवे एक ऐसा हाथी है उसकी कितनी टांगे हैं उसको ये तक पता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण ये कोट है, और ये कोट आया क्यों जानते हैं जी। भारतीय रेल के पास में कुल अपनी कितनी जमीन है ये शायद किसी भी आंकड़े से पता नहीं चल सकता। और जो भारतीय रेल के पास, जब भारत के ब्रिटिश काल में ये भारतीय रेल थी, तो हजारों किलोमीटर जमीन एक्वायर की गई। वो धीरे धीरे ये विभिन्न लोगों ने उसको अतिक्रमण कर लिया। भारतीय रेल ने उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार इतने बड़े जो धन का अंबार लगा हुआ उस पर कुंडली मार के बैठी हुई है। उसका निजीकरण नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि उसका सारा लाभ निजी हाथों में न चला जाए। निजीकरण से दिक्कत क्या है साहब? No, privatization in theory is all right, but as far as railways are concerned, the projects need a lot of investment, very deep investment, and payback is only over a very long period. So private parties don't come for investing in railways. अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि आखिरकार भारतीय रेल में जो रोजगार है उस रोजगार की दशा क्या है। एक बार फिर मैं अमन साहब के पास चलूंगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है सबसे पहले अमन साहब ने उठाया था। अमन साहब, रोजगार की अगर बात की जा रही है तो इंडियन रेलवे में जो रोजगार की समस्याएं हैं उनसे कैसे निपटा जाए? देखिए जी, हमारे यहाँ इस समय इंडियन रेलवे में 14 लाख के करीब लोग एम्प्लॉयड हैं। हमारी क्षमता 2 करोड़ लोग तो अभी ट्रैवल कर ही रहे हैं। मेरे हिसाब से कम 3 करोड़ लोग ट्रैवल कर रहे होंगे। ऑफिशियल आंकड़े जो हैं रफली अबाउट 2 करोड़ लोगों के ट्रैवल करने के हैं, डेली ट्रैवल पैसेंजर्स जो हैं। ठीक है जी। अगर और हमारी जो क्षमता है ट्रैवल करवाने की, कम से कम 4 से 5 करोड़ लोगों को ट्रैवल कराने की क्षमता है। पर अगर सरकार और रेलवे मंत्रालय नीतियां लाए, सिस्टम्स लाए, इंक्रीज करे तो अपने रोजगार को भी उसी तरीके से उसको इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी। कर्मचारियों की तादाद 14 लाख नहीं, एक्चुअली कर्मचारी का नंबर घटा करके 12 लाख के आसपास ले आए। और अभी ग्रेजुअली हमारा से 1950s कंपैरिजन में अभी हमारा ट्रैफिक जो मूव कर रहा है, पैसेंजर 11 टाइम्स एंड गुड्स अबाउट 12 टाइम्स। इसको और थोड़ा 50% बढ़ जाए तब जाकर के रेलवे में सेल्फ सफिशिएंसी आ सकती है। एम्प्लॉइज को कम किया जाए और प्राइवेटाइज भी ना किया जाए चीजों को, तो आखिरकार जो सुविधाएं हैं, अभी आम लोग जो हैं वो परेशान हैं। एम्प्लॉय कम होंगे तो क्या और परेशानी नहीं होगी अरविंद साहब? देखिए, एम्प्लॉयज़ का जो दुनिया भर की रेलें हैं और हिंदुस्तान में कोंकण रेलवे अपने आप में एक उदाहरण है कि कम श्रमिक शक्ति से आप बहुत अच्छे तरीके से इफिशिएंटली रन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर जो जैसे कि घोषणा कर रहे हैं कि 12 लाख अगर एम्प्लॉय हो जाएंगे तो कोई इफिशियंसी में कमी नहीं होगी। जो अमन जी ने जो एक सवाल रोजगार का उठाया है, ये 14 लाख लोग तो रेलवे के हैं जो जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसका 4-5 गुना से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको रेलवे के जरिए रोजगार मिलता है। तो इस तरह से अगर आप पाएंगे तो 50 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो सीधे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रेलवे के रोजगार से जुड़े हुए हैं। यानी सुधार जो है वो लगातार हो रहा है। हम अपने इस कार्यक्रम के आखिरी दौर में आ पहुंचे हैं, जहां पर हम अपने तमाम मेहमानों से, स्टूडेंट्स से सिर्फ एक रिएक्शन लेंगे। सवाल सबके लिए कॉमन है कि लालू प्रसाद यादव जी बेहतर रेल मंत्री रहे हैं या फिर ममता बनर्जी बेहतर रेल मंत्री होंगी? जी, सबसे पहले आपके पास। लालू जी जब 5 वर्ष तक थे तब बेहतर थे। लालू जी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। इट इज वन ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन रेलवेज। जी, आम आदमी अगर खुश है
तो मंत्रालय और मिनिस्टर साहब अच्छे हैं। अगर आम आदमी खुश नहीं है और वो तरस रहा है तो फिर जो है मंत्रालय और मिनिस्टर साहब कितने भी अच्छे हों वो अच्छे नहीं हैं। जी अरविंद साहब। नहीं, बिल्कुल देखिए, जैसे कि घोष जी ने कहा, मैं तो एग्री करता हूं कि वो भी टर्म अच्छा था और इस बार भी जो आम आदमी के लिए, कॉमन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जल्दी से बात कर लेते हैं। बताइए, आपकी लालू प्रसाद यादव आपकी नजर में बढ़िया रेल मंत्री थे, मैनेजमेंट गुरु के नाम से वो मशहूर हो गए थे, कि ममता बनर्जी? एज ए रेलवे मिनिस्टर तो लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने बहुत अच्छा किया, पर ममता बनर्जी का अब हमें देखना है कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाती हैं या नहीं। लालू जी ने तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन गर्ल्स आर आल्सो द गुड लीडर्स। देखिए, यहाँ पे अब महिला और पुरुष की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ इतना जरूर कहेंगे कि जो एक राय आई है यहाँ पे, वो ये है कि लालू प्रसाद यादव का जो कार्यकाल है वो ज्यादा बेहतर था आम यात्रियों के लिहाज से। रेलवे ने मुनाफा कमाया नहीं कमाया, ममता जी ने श्वेत पत्र में क्या आंकड़ा दिया नहीं दिया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो आम आदमी है उससे रेलवे में सफर करते वक्त फील गुड जरूर होता था। और अब ममता बनर्जी के इस कार्यकाल में यात्रियों को फील गुड होने का इंतजार है। इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश में भी इतना ही, लेकिन लगातार जारी खबरों के द्वारा भी बहुत कुछ और, इसीलिए आप देख रहे हैं और देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। गाड़ी